हेलो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक कंपाउंड सीखा था कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था कि एरोमेटिक क्यों स्थायी होते हैं, नॉन एरोमेटिक से, फिर एंटी एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्थायी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, है ना। मैंने आपको पॉलीगन नियम भी बताया था, क्यों एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होते हैं। फिर अपन ने जब एरोमेटिक के बारे में चर्चा करी थी तो हमने 4 नियम पढ़े थे कि सबसे पहले तो चक्रीय होना चाहिए यौगिक, दूसरी बात क्या होता है कि समतलीय होना चाहिए, मतलब प्रत्येक परमाणु का, जो हमारी चक्रीय में परमाणु आ रहे हैं, प्रत्येक परमाणु का संकरण sp sp2 होना चाहिए। तीसरी बात हमने देखी थी पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। अगर इन 3 में से कोई भी एक चीज फेल हो गई तो यौगिक कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये तीनों पास हो गई तो फिर चौथे नियम से हम डिसाइड करेंगे कि यौगिक एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। और चौथा नियम क्या था, हकल नियम। हकल ने क्या बोला था, यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी थी, केवल चक्रीय के अंदर जो संयुग्मन आ रहे थे इलेक्ट्रॉनों के, कौन से, पाई इलेक्ट्रॉनों के। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन है जहां n की वैल्यू 0 1 2 3 ये हो सकती है, तो यौगिक कैसा होगा, एरोमेटिक। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन है तो यौगिक कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एरोमेटिक के अंदर ही एक और चीज आती है, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसका नाम है बेटा क्या, एन्युलिन। एन्युलिन, सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे एन्युलिन की। अब एन्युलिन क्या होता है पहले ध्यान से सुनेंगे। एन्युलिन क्या होता है बेटा, ऐसे एकल चक्रीय यौगिक, ध्यान रहे एकल चक्रीय, मोनोसाइक्लिक, ऐसे एकल चक्रीय यौगिक जिसमें परिधि पर एकांतरिक रूप से पाईबंद आते हों, एकांतरिक रूप से परिधि पर, पूरी परिधि पर एकांतरिक रूप से पाईबंद आते हों, पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हों, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, एन्युलिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना बेंजीन था, बेंजीन में देखो, आप विजुलाइज करो, खुद से सोचो, बेंजीन कैसी है, एक चक्रीय है, एकल चक्रीय है, उसमें पूरी परिधि पर एकांतरिक रूप से क्या आ रहा है बेटा, एकांतरिक रूप से पाईबंद के इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एन्युलिन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बेटा। परिभाषा क्या है हमारे लिए, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, वह यौगिक जिनमें या वह यौगिक की बजाय वह एकल चक्रीय यौगिक लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, वह एकल चक्रीय यौगिक, वह एकल चक्रीय यौगिक जिनमें परिधि पर एकांतरिक रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन होता है, उन्हें एन्युलिन कहते हैं, उन्हें एन्युलिन कहते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं बेटा, एग्जाम्पल की बात करूं, तो सबसे पहला उदाहरण हमारे लिए क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन, है ना, वेरी फेमस, बहुत ही आसान है। देखो पूरी की पूरी कैसी है बेटा, एकल चक्रीय, एकांतरिक रूप से पाईबंद आ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको एन्युलिन के फॉर्म में लिखना है, एक नाम तो इसका क्या है बेटा, बेंजीन, अगर मेरे को इसको एन्युलिन के फॉर्म में लिखना है, इसका नाम एन्युलिन लिखना है, तो एन्युलिन में बेटा हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक, वर्ग कोष्टक, वर्ग कोष्टक बनाते हैं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 6 एन्युलिन। तो हमारे पास एक पॉइंट और आ गया बेटा। एक पॉइंट क्या आ गया कि एन्युलिन के लिए, एन्युलिन के नामकरण के लिए पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वर्ग कोष्टक में लिखा जाता है।
और पीछे एन्युलिन लगा देते हैं तो उस एन्युलिन का नाम आ जाएगा। ध्यान रहे यौगिक कैसा होना चाहिए बेटा, एकल चक्रीय होना चाहिए। यौगिक में एकांतरिक रूप से क्या आने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तभी हम उसको एन्युलिन बोलेंगे। बात समझ में आती है। तो हमारे पास सबसे फेमस एग्जांपल हमारा क्या आ गया, बेंजीन। अब हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एन्युलिन देखेंगे कि कैसे कौन से एन्युलिन एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक यौगिक एन्युलिन होते हैं। ठीक है ना, तो वो देखते हैं हम लोग, इधर ध्यान से देखेंगे आप लोग। केस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं बेटा। केस पहला क्या है कि सामान्यता, मैं क्या बोल रहा हूं, सामान्यता। ठीक है, जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं होगा। सामान्यता 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एन्युलिन कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। पहला केस है ये बेटा, है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कैसे होते हैं बेटा, एरोमेटिक एन्युलिन होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एन्युलिन कौन सा होगा, जिसमें एकल चक्रीय आ रही होगी, साथ में एकांतरिक रूप से पाईबंद आ रहे होंगे, तो वो कौन सा होगा बेटा, इधर ध्यान दो एक बार, वो होगा 6 एन्युलिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, सबसे पहले हमने लिखा 6 एन्युलिन। तो 6 एन्युलिन कैसा है बेटा, हमारे लिए एरोमेटिक है। 6 के बाद कौन सा आएगा, 4n+2 में n की वैल्यू डालेंगे तो 10 एन्युलिन। फिर 10 एन्युलिन के बाद कौन सा आएगा, आप लोगों को बताना है कि सब कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे, क्या होंगे। ठीक है ना, 10 एन्युलिन के बाद क्या आता है, 14 एन्युलिन, 14 के बाद 18, और इस तरह से हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो 14 एन्युलिन हो गया, 18 एन्युलिन हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है ऊपर, सामान्यतः 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कैसे होते हैं बेटा, एरोमेटिक होते हैं। लेकिन 10 एन्युलिन जो है वो कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक। बाकी सब एरोमेटिक होंगे, ये कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक। बाकी सब कैसे होंगे, एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, इसकी चर्चा मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इसको नॉन एरोमेटिक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम 10 एन्युलिन को, क्यों ये है। ठीक है, तो 10 एन्युलिन की संरचना में यहाँ पे बना रहा हूँ। याद आ रहा है आपको थोड़ा बहुत 10 एन्युलिन कैसा दिखेगा। अगर मैं 10 एन्युलिन की बात करूं बेटा, तो 10 एन्युलिन कैसा दिखता है, ये 10 एन्युलिन है। याद है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते थे, उन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता था बेटा, विकर्षण। हाइड्रोजनों में विकर्षण के कारण ये 10 एन्युलिन कैसा था बेटा, ये 10 एन्युलिन क्या हो गया था, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि इसमें जो पी कक्षक थे वो कैसे हो गए थे, थोड़े से मुड़ गए थे, समांतर नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजनों में विकर्षण लग रहा है। उस हाइड्रोजन के विकर्षण को खत्म करने के लिए ये यौगिक क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके पी कक्षक भी क्या हो जाते हैं बेटा, टिल्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा हमारे लिए नॉन एरोमेटिक। रीजन मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड बेटा मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, केस नंबर सेकंड देखो आप, सिंपल है एकदम, एन्युलिन बहुत सिंपल सा ही है। ठीक है, केस नंबर सेकंड है हमारे लिए सामान्यता। फिर से सामान्यता की बात आई है, यानी कि यहां पर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन निकल के आएगा। सामान्यता बेटा 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले एन्युलिन कैसे होते हैं बेटा, एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक होते हैं। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले एन्युलिन एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे छोटा एन्युलिन जो होगा वो होगा 4 एन्युलिन। क्या होगा बेटा, 4 एन्युलिन। इधर देखो 4 एन्युलिन कैसा दिखेगा, यहाँ पाई यहाँ पाई। इसको देख के बताओ बेटा इसमें कितनी चक्रिय आ रही है, एक चक्रिय आ रही है, एकल चक्रिय आ रही है, और उसकी पूरी परिधि पर पाई सिग्मा पाई एकांतरिक रूप से पाईबंद आ रहे हैं। इसलिए ये कैसा होगा, एकल चक्री जिसमें परिधि पर एकांतरिक रूप से पाईबंद आ रहे हैं, ये कैसा होगा, एन्युलिन होगा। इससे छोटा एंटी एरोमेटिक एन्युलिन नहीं हो सकता। तो 4 एन्युलिन कैसा है बेटा हमारे लिए, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये यौगिक एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, 4 के बाद अगला पहाड़े में क्या आता है, 4 के पहाड़े में 8 आता है, 8 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 16 आता है। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। फिर 8 एन्युलिन की चर्चा करेंगे। आपको बताना है ये क्या होगा, 12 एन्युलिन क्या होगा और आपका 16 एन्युलिन क्या होगा। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में टर्मिनोलॉजी बेटा सेम चलती है, तो हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या आनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें इंग्लिश भी जरूरी है आना।
मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलो, सब कुछ इंग्लिश में करो, ऐसा मैंने नहीं कहा। हमारी हिंदी मातृभाषा, हम तो हिंदी में बोलेंगे, चौड़े में बोलेंगे, दूसरे फॉलो करें हमें, हम दूसरों को क्यों फॉलो करें। लेकिन क्या है कि समाज के साथ चलना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश को इज्जत देते हैं, तो अपन भी दे लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आओ 8 एनुलिन की चर्चा करते हैं। 8 एनुलिन क्या होता है बेटा, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, पूरी परिधि पर देखो पाइबंद आ रहे, एकल चक्रीय। लेकिन याद करो, इसको मैंने ऐसे नहीं ऐसे बनाया था, याद आ रहा है, टब शेप, टब शेप याद आ रहा है बेटा, टब शेप था। और टब शेप होने की वजह से बेटा इसका क्या हो गया था, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये वाले जो पी कक्षक थे वो इन पी कक्षक के साथ समांतर नहीं थे, और पी कक्षक के साथ समांतर नहीं थे तो अनुनाद नहीं हो रहा था, अनुनाद नहीं हो रहा था तो कैसा था, ये नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। बाकी 12-16 जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सिंपल है एकदम, ज़्यादा अपन को कुछ करना नहीं है, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी नॉलेज है, गेन कर ली। एरोमेटिक मेन मुद्दा था, उसी की एप्लीकेशन उठाई है अपने एरोमेटिक की, कि एरोमेटिक में एनुलिन क्या होता है, ठीक है। अभी और उदाहरण करेंगे, यहां तक आप नोट डाउन करो, चलो। हाँ भाई, तो आपने केस नंबर फर्स्ट तो नोट डाउन कर ही लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। और कुछ और उदाहरण देखते हैं एनुलिन के, ठीक है। हमने ये तो देख लिया सर 6 और 4 वाली बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा 12 वाला कैसा बनेगा, 16 वाला कैसा बनेगा, तो उसके उदाहरण देखते हैं हम और उसको डिस्कस करेंगे। मजेदार टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एकांतिक रूप से पूरा का पूरा देखो एकल चक्रीय एकांतिक रूप से पाइबंद बना रहा हूं, ठीक है, एकांतिक रूप से पाइबंद बना रहा हूं। अब इसमें देखो एकांतिक रूप से पाइबंद बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12। तो ये कौन सी है, 12 एनुलिन है। और 12 किसके पहाड़े में आता है बेटा, 12 आता है 4 के पहाड़े में, और ये कैसा हो जाएगा, यौगिक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये कौन सी एनुलिन है बेटा, एंटी एरोमेटिक एनुलिन है। 12 एनुलिन कैसी होती है, एंटी एरोमेटिक। इसकी संरचना आपको समझ में आई होगी, बोलो हाँ। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखो, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं और चर्चा करते हैं। एकांतिक रूप से पाइबंद बना रहा हूं बेटा। सबसे पहले आपको एनुलिन के लिए क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको एनुलिन के लिए चेक करना है बेटा कि क्या उसमें एकल चक्रीय है, और एकल चक्रीय तो पूरी परिधि पर क्या आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एकांतिक रूप से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चेक करना है। अगर मान लो एकल चक्रीय नहीं हुआ तो एनुलिन की बात ही खत्म। अगर एकल चक्रीय एकांतिक रूप से पाइबंद आ रहे हैं तो ही हम एनुलिन की चर्चा करेंगे। आओ उधर देखते हैं, पूरी की पूरी वलय देखो, जिस पॉइंट से भी आप चलोगे आपको चौक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी परिधि पर आप आराम से चल सकते हो एकल चक्रीय में, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, पूरी परिधि पर अनुनाद चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितने इलेक्ट्रॉनों का चल रहा है, कितने पाइबंद चल रहे हैं, उसका डबल कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 16 एनुलिन, 16 एनुलिन है ये। और 16 एनुलिन है तो 16 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 16 4 के पहाड़े में आता है। तो ये भी एनुलिन कैसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अरे चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, तो ये यौगिक कैसा है बेटा, एंटी एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण चक्रीय संयुग्मन हो रहा है, ठीक है। और ये इसको मैंने एनुलिन क्यों बोला, क्योंकि एकल चक्रीय था और एकांतिक रूप से इसमें पाइबंद आ रहे थे। आओ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एनुलिन मजेदार टॉपिक चल रहा है, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि यार समझाने वाली बात आ रही है वहां मैं वापस से धीरे हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कुछ समझने लायक ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो तो आसान है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर देखो एकांतरिक रूप से मैं पाइबंद बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। हाँ, पहले तो ये चेक करो कि यह एकल चक्रीय की नहीं है, पूरी की पूरी चक्रीय कैसी है, मोनोसाइक्लिक एकल चक्रीय। अब इसमें देखो क्या पाइबंद एकांतिक रूप से आ रहे हैं पूरी परिधि पर, तो ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पूरे पाइबंद एकांतिक रूप से आ रहे हैं। कितने पाइबंद आ रहे हैं, यहां से चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 होते हैं। तो 14 एनुलिन की बात कर रहे हैं अपन बेटा। तो 14 एनुलिन हमारे लिए कैसी होती है, क्या 14 4 के पहाड़े में आता है, नहीं।
अगर 4 के पारे में नहीं आता तो बेटा 14 एनुलिन हमारे लिए कैसे हो जाएगी, 4n+2 की मदद से निकलेगा। तो 4n+2 की मदद से 14 निकलेगा, तो ये हमारे लिए कैसी हो गई, एरोमेटिक। ये हमारे लिए कैसी हो गई, एरोमेटिक। सिंपल है। ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, चौथा एग्जाम्पल इधर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा बेटा। तो इसको रब कर देते हैं और आगे चर्चा करते हैं बिना समय की बर्बादी करते हुए। ठीक है, आपको वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद होने चाहिए, दिमाग में आपके फिट होने चाहिए कि एक तो 10 एनुलिन और एक 8 एनुलिन, दोनों कैसी होती है, नॉन एरोमेटिक होती है, एक टब शेप के कारण और एक 2 हाइड्रोजनों में विकर्षण के कारण। आओ चौथा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बेटा इसी में। ये मैंने बनाया, इसमें मैंने यहाँ पे मिथाइल डाल दिया बेटा अंदर की तरफ, ठीक है, और इसमें मैंने पाई इलेक्ट्रॉन बना दिए एकांतरिक रूप से पाई इलेक्ट्रॉन बना दिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12। ठीक है, अब पहली बात तो मुझे बताओ, क्या ये एकल चक्रीय है? हाँ बिल्कुल एकल चक्रीय। अभी भी पूरी की पूरी परिधि एक समान आ रही है, कहीं से भी चलो वहीं पे आके स्टॉप हो जाओगे, कोई दूसरी रिंग तो बन नहीं रही, एक ही रिंग बन रही है। बस यहाँ पे अंदर मिथाइल जुड़ गए हैं, और मिथाइल जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा पड़ेगा। पहली बात तो ये कैसी है बेटा, एनुलिन तो है, क्योंकि इसमें पूरी परिधि पर पाइबंद आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर अपन बात करें तो पूरी परिधि पर पाइबंद आ रहे हैं एकांतिक रूप से, और ये एकल चक्री भी है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है बेटा, ये जो मिथाइल है इनका साइज कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, बड़ा। और इनका आकार बड़ा होता है तो इनमें क्या लगेंगे, वांडरवाल विकर्षण। और उस वांडरवाल विकर्षण को कम करने के लिए रिंग को, वलय को ट्विस्ट होना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, और मुड़ेंगे तो पी कक्षक बेटा समांतर नहीं हो पाएंगे, और पी कक्षक अगर समांतर नहीं हो पा रहे तो अनुनाद खत्म, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात खत्म। तो बेटा ये यौगिक कैसा हो जाएगा हमारे लिए, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों हो रहा है, रीजन लिखा करो, मिथाइल समूहों में विकर्षण के कारण, मिथाइल समूह में विकर्षण के कारण कैसा हो गया बेटा, ये मुड़ गई रिंग थोड़ी सी, तो अनुनाद खत्म हो गया। अनुनाद खत्म हो गया तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की चर्चा खत्म हो गई, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे भाई अनुनाद ही खत्म हो गया, पी कक्षक ही समांतर नहीं रहे, और पी कक्षक समांतर होंगे तभी तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की चर्चा होगी। ठीक है, और देखो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। सब आपको बताना भाई, पोज करके सोचा करो, उसके बाद चालू हुआ करो। इसको देख के बताओ, क्या ये एकल चक्रीय है क्या बेटा, क्या ये एकल चक्रीय है क्या? नहीं, ये एकल चक्रीय तो नहीं है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ये एकल चक्रीय नहीं है। बाकी आगे की चर्चा तो करनी ही नहीं है कि वो वाली चर्चा तो करनी नहीं है। वो वाली कौन सी, कि एकांतिक रूप से पाइबंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो सब तो चर्चा ही खत्म होगी। हमें तो मुद्दा क्या था कि एकल चक्रीय है कि नहीं, एकल चक्रीय नहीं है तो एन्युलिन की चर्चा तो खत्म, एन्युलिन तो है ही नहीं है। अब अपन को क्या चेक करना है कि ये यौगिक एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे देखो पूरी परिधि पर पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरी परिधि पर पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन हो रहा है। और पूरी बाहर वाली परिधि को देखूंगा तो ये एक वलय है, माना ये एकल चक्रीय नहीं है तो एनुलिन की बात खत्म हो गई, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन तो हो रहा है परिधि पर, परिधि अनुनाद। कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। और 14 किसके पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में तो आता नहीं है। 4n+2 वाली बात सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये यौगिक कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। लेकिन ये एनुलिन नहीं होगा, ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये एनुलिन नहीं है, क्योंकि एनुलिन होने के लिए यौगिक को क्या होना पड़ता है बेटा, एकल चक्रीय होना पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल है। ये सब सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पिछले साल पूछे जा चुके हैं, पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जेईई के एग्जाम में, इसलिए मैं लिख रहा हूं। और देखो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है वो आपसे, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में डाल सकता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में आपसे एनुलिन के बारे में चर्चा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्के में ले रहे हो टॉपिक को, हल्के में कोई भी टॉपिक को नहीं लेना। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं कोई भी टॉपिक हल्का नहीं है, क्योंकि फोकट की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, जो आती नहीं है उसको पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पहले ही कोर्स
बहुत ज़्यादा है अपना, अब उसको मैं और ज़्यादा बढ़ा दूं तो कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आ रही है। अभी यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये पाई, इस पाई सिग्मा पाई का पूरी तरह से परिधि पर अनुनाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये पाई बंद का इलेक्ट्रॉन इस अनुनाद में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये शामिल हुआ तो दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई बंद अनुनाद में शामिल नहीं होगा, और अगर शामिल नहीं होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट नहीं करना। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ के बाकी के घूम रहे हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि यौगिक कैसा एरोमेटिक है। सर लेकिन अगर हम तो ऐसे काउंट करें कि सर इसको भी काउंट कर लें तो ये तो 16 आ जाएंगे, तो एंटी, अरे भैया 16 क्यों आ जाएंगे, हमें केवल उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है जिसकी वजह से जो अनुनाद कर रहे हैं, हमें उस इलेक्ट्रॉन से लेना देना ही नहीं है जो मतलब हमारा अनुनाद नहीं कर रहे। याद है अपन ने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में अपन ने काफी सारे एग्जांपल किए थे, तो मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ काउंट कर रहा था, मैं तो बोल रहा था यौगिक का अगर एक हिस्सा भी एरोमेटिक आ रहा है तो हम उसको एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। तो वही वाली बात चल रही है, तो परिधि पर पूरी तरह से अनुनाद हो रहा है तो हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे अगर यौगिक इससे स्टेबल हो रहा है, स्थायी हो रहा है तो, ठीक है। तो ये कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। तो इस प्रकार से बेटा अपन ने एनुलिन को समझा कि एनुलिन क्या होता है, जिसमें एकल चक्रीय यौगिक जिसमें एकांतिक रूप से पाईबंद आते हैं, ध्यान रहे एकल चक्रीय, और दूसरी बात क्या है, एकांतिक रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए, उसे हम एनुलिन कहते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वर्ग कोष्टक में लिख के पीछे एनुलिन लगा देंगे तो उस एनुलिन का नाम आ जाएगा। जैसे बेंजीन हो गया तो बेंजीन को अपन ने 6 एनुलिन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करो। फिर हम लोग एंटी एरोमेटिक यौगिक के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में सवाल आ ही जा रहा है, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आती है, यहां तक नोट डाउन करो बेटा, ठीक है। हाँ भाई, तो ये वाले एग्जांपल समझ में आ गए होंगे आपको एनुलिन के कि 12 एनुलिन क्या होता है, 14 एनुलिन क्या होता है, 16 क्या होता है, कब यौगिक को एनुलिन बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। अब मैंने अभी आपसे बोला है कि मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, अगला पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है एंटी एरोमेटिक यौगिक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी आपको मैं 6-7 पॉइंट लिखाऊंगा, वो 6-7 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा एंटी एरोमेटिक यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है एंटी एरोमेटिक यौगिक के लिए वो क्या है बेटा, हमें पता है, हमने कल देखा था पॉलीगन नियम के अंदर हमने देखा था जो एंटी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, अयुग्मित होते हैं, युग्मित नहीं हो पाते, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मतलब अनुचुंबकीय नेचर के होते हैं वो, ठीक है। और यौगिक कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक यौगिक अस्थायी होता है। अस्थायी होने का कारण क्या है, अस्थायी होने का कारण बेटा ये है सबसे बड़ा तो कि युग्मित नहीं है, अयुग्मित है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात तो वही लिख लेंगे कि एंटी एरोमेटिक यौगिक कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अस्थायी होते हैं। इसलिए यह द्विलकीकरण करते हैं और स्थायी हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि एंटी एरोमेटिक यौगिक कभी भी आपको नेचर के अंदर, कभी प्रकृति के अंदर मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। वो क्या करता है बेटा, द्विलकीकरण करके नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक में बदल जाएगा, ठीक है, अयुग्मित से युग्मित में बदल जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझे, उदाहरण के तौर पे, तो कल याद है आपको मैंने ये पाई ये एग्जाम्पल लिख के दिया था। ये यौगिक कैसा था हमारा, एंटी एरोमेटिक, और ये था ही नहीं, ये क्या था बेटा, ये था,
एक मुक्त मूलक यहाँ पे, एक मुक्त मूलक यहाँ पे। एंटी एरोमेटिक यौगिक इस फॉर्म में होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। युग्मित तो होते नहीं है, एक तो युग्मित होता था और बाकी के दो कैसे थे बेटा, अयुग्मित थे। याद है पॉलीगन नियम में अपन ने पढ़ा था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है बेटा, ये द्विलकीकरण कर लेता है, ये इसी के जैसा एक और एंटी एरोमेटिक यौगिक ढूंढेगा और दोनों मांडोली करके कि भाई तू भी अस्थाई मैं भी अस्थाई, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों मिलके हो जाते हैं स्थाई। कैसे होते हैं, यहाँ पर ये एक एंटी एरोमेटिक यौगिक है और दूसरा एंटी एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर ये वाला है, ये दोनों आपस में मिलके इस मुक्त मूलक से एक सिग्मा बंध बना लेंगे, इस मुक्त मूलक से मिलके सिग्मा बंध बना लेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक यौगिक में। पहले कैसे थे, एंटी एरोमेटिक, अब किस में बदल गए, नॉन एरोमेटिक यौगिक में बदल गए। नॉन एरोमेटिक में क्यों बदल गए, क्योंकि इस कार्बन का संकरण जो है वो कैसा है बेटा, sp3। बात समझ में आ रही है। तो नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्थायी कौन है, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्थायी है, इसलिए ये किस में बदल जाते हैं, नॉन एरोमेटिक में। किससे, द्विलकीकरण करके, कहां, रूम तापमान पर। रूम तापमान की बात कर रहा हूं, एंटी एरोमेटिक यौगिक के एग्जिस्टेंस की बात भी करूंगा कि किस तापमान पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन रूम तापमान की बात करें तो एंटी एरोमेटिक यौगिक एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, सेवा में ही नहीं है ना। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो अभी मतलब सेवा में नहीं है, ऐसे सुना होगा ना आपने, वैसे एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी, वही वाली बात है ना। जिस यौगिक को आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा एग्जिस्ट करता है, नॉन एरोमेटिक। तो पहली बात तो हमने कर ली कि एंटी एरोमेटिक यौगिक कैसे होते हैं बेटा, एंटी एरोमेटिक यौगिक अस्थायी होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरी बात क्या है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस केस में यौगिक को कैसा बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक कैसा है हमारे लिए, एंटी एरोमेटिक यौगिक अणुचुंबकीय होता है, ठीक है, अणुचुंबकीय होता है, ठीक है। अब हिंदी पे मत जाना, ठीक है, मात्राओं पे मत जाना, फील को समझो। फील क्या है, अणुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अणुचुंबकीय को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, है ना। हमें हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं स्टेटमेंट में आ जाए कि एंटी एरोमेटिक यौगिक डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक, तो हम क्या टिक लगाएंगे, पैरामैग्नेटिक को टिक लगाएंगे। बात समझ में आई। तीसरी बात, एंटी एरोमेटिक यौगिक अस्थायी होते हैं, तो वो स्थायी होने के लिए कोई भी यौगिक क्या होना चाहता है बेटा, कोई भी यौगिक स्थायी होना चाहता है। जैसे मान लो किसी पे ऋणायन होता था, धनायन होता था, तो धनायन वाला इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी होता था, ऋणायन वाला इलेक्ट्रॉन देके स्थायी होता था, क्योंकि उदासीन आवेश वालों से ज्यादा स्थायी होता है। तो उसकी प्रकृति क्या है आवेश वालों की, कि वो उदासीन होना चाहते हैं स्थायी होने के लिए। उसी तरह से एंटी एरोमेटिक यौगिक भी क्या होना चाहते हैं बेटा, स्थायी होना चाहते हैं, और वो स्थायी होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एंटी एरोमेटिक यौगिकों का आप विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे दोस्त नहीं बन सकते, वो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक स्थायी होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक अच्छे अपचायक और अच्छे ऑक्सीकारक भी होते हैं। तो ये बात लिख लेते हैं हम, एंटी एरोमेटिक यौगिक अच्छे ऑक्सीकारक एवं अपचायक होते हैं। दोनों ही बातें बेटा, ऑक्सीकारक भी अच्छे होते हैं और अपचायक भी अच्छे होते हैं। मौका देख के चौका मारते हैं बेटा, है ना, मौका देख के चौका मारते हैं, जहां जैसा मौका मिल रहा हो वैसा ही मौका हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकारक और अपचायक की बात करते हैं। ऑक्सीकारक अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक वो यौगिक होते हैं, ऑक्सीकारक वो एजेंट होते हैं, वो समूह होते हैं जो दूसरे का तो ऑक्सीकरण करते हैं और खुद का क्या करते हैं, अपचयन। अपचायक क्या होते हैं, जो दूसरे का तो अपचयन करते हैं और खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। सर ये ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण नहीं पता तुम्हें, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन को अपने आप से निकाल देना, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हानि होना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लाभ, वो क्या होता है, अपचयन, ठीक है। दूसरा ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये सब ऑक्सीकरण है। ये तीनों कंडीशन में यौगिक क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। अपचयन में क्या है, ऑक्सीकरण का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का लाभ, ये सब अपचयन की कंडीशन है। ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे और खुद अपचयन में जाए,
दूसरे का ऑक्सीकरण मतलब दूसरे से हानि करवाए इलेक्ट्रॉन की, खुद ले ले वो इलेक्ट्रॉन। तो आओ देखते हैं कैसे। ये हमारा एंटी एरोमेटिक यौगिक है, बात को समझना, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक की बात कर रहे हैं हमने, सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये सब कैसे होते हैं बेटा? सक्रिय धातु होते हैं। ये सक्रिय धातु होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ऐसा करने से इनका जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो नोबल गैस विन्यास में बदल जाता है, जो स्थायी हो जाता है। तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन? एक सोडियम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दो लिए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। हमें पता है एंटी एरोमेटिक यौगिक हमारा जो यहाँ पर है वो कैसा है बेटा? मुक्त मूलक के रूप में। तो एक इलेक्ट्रॉन भैया को और दूसरा इलेक्ट्रॉन भाभी को, और दोनों के हो गए मजे। और क्या बन गया हमारा? ये एंटी एरोमेटिक यौगिक बन गया एरोमेटिक। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन है, पूर्ण रूप से बेटा क्या बन गया? एरोमेटिक। और ये कैसा था पहले? एंटी एरोमेटिक। हानि किसकी हुई है इलेक्ट्रॉन के? सोडियम की। तो सोडियम का तो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और हमारे इसका क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक यौगिक का अपचयन। लेकिन इसने इसका ऑक्सीकरण किया है, इसलिए यहां पर ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ऑक्सी कारक की तरह। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, ठीक है ना, ज्यादा लाड नहीं है। ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, सिंपल है। अब अपचायक की तरह कैसे व्यवहार करेगा बेटा, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अपचायक की तरह कैसे व्यवहार करेगा, आओ इधर देखते हैं अपचायक की तरह कैसे व्यवहार करेगा बेटा। यहां पे से पहला पॉइंट मिटा देते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। पोज करके नोट डाउन कर लिया करो, इसमें कोई बड़ी चर्चा नहीं है, आपके पास तो सुविधा भी है पोज करने की। सॉरी, चौथा पॉइंट नहीं है, अभी उसी पॉइंट में अपन अपचायक की बात कर रहे हैं। अपचायक क्या होगा? ये हमारा एंटी एरोमेटिक यौगिक है बेटा, जो इस फॉर्म में होता ही नहीं है। किस फॉर्म में होता है? मुक्त मूलक की फॉर्म में होता है। यदि मैंने इसकी अभिक्रिया Fe+3 के साथ करा दी, किसके साथ? Fe+3 के साथ, तो ये Fe+3 क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। 2 Fe+3 के साथ मैंने इसकी अभिक्रिया कराई, और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, और Fe+3 को Fe+2 में बदल दिया, Fe+2 में बदल दिया, उसका अपचयन कर दिया, और खुद का क्या करवा लिया? ऑक्सीकरण। इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसलिए ये कैसा है बेटा? यहां पर ये है अपचायक, अपचयन हो रहा है ना। ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका तो हुआ ऑक्सीकरण, इसका हुआ अपचयन, ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? हमारा अपचायक की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बात कर रहे हैं अपन। पहले किसकी तरह बात करी थी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका जो अपचायक क्या है? जो दूसरे का क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीकरण, सॉरी, दूसरे का क्या कर रहा है? अपचयन, और खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ये हमारा किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? एंटी एरोमेटिक यौगिक अपचायक का तरह भी व्यवहार कर रहा है, और ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार कर रहा है। बात समझ में? 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए मैंने आपको। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है। तब तक आप पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर चौथा पॉइंट लिखाते हैं आपको, है ना, ठीक है, समझो इसको, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है बेटा अपने लिए? चौथा पॉइंट 3 पॉइंट तक आपने लिख लिया होगा। पहला पॉइंट अपने लिए क्या था कि एंटी एरोमेटिक यौगिक अस्थायी होता है, दोलकीकरण करके स्थायी हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? एंटी एरोमेटिक यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? एंटी एरोमेटिक यौगिक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब आपके तो मन में ठन गई कि सर हमें तो एंटी एरोमेटिक यौगिक ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए एरोमेटिक, हमें नहीं चाहिए द्विलकीकरण करने के बाद नॉन एरोमेटिक, हमें तो एरोमेटिक यौगिक चाहिए, एंटी एरोमेटिक यौगिक चाहिए, करके बताओ। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक का अगर आपको पृथक्करण करना है, उसको सेपरेट करना है, उसको इंडिविजुअल पाना है, तो एक ही तरीका है बेटा, आप उसको ऐसे विलायक में डालो, ऐसा माध्यम दो जिसमें वो अभिक्रिया ना दर्शा पाए। तो ऐसे विलायक को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय विलायक या अक्रिय विलायक, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, जिसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं? अक्रिय विलायक या निष्क्रिय विलायक। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक, एंटी एरोमेटिक यौगिकों का पृथक्करण केवल अक्रिय विलायक में संभव है, अक्रिय विलायक में संभव है। अब ये अक्रिय विलायक क्या है बेटा? मतलब मैं यहाँ पे ये टब ले रहा हूँ, ठीक है, इस टब में मैंने अक्रिय विलायक भर दिया भाई साहब, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एंटी एरोमेटिक यौगिक को डाल दिया या किसी भी यौगिक को डाल दिया, ठीक है। ये हमारा एंटी एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है,
अब मुद्दा क्या है कि ये एंटी एरोमेटिक यौगिक इस एंटी एरोमेटिक यौगिक के साथ क्रिया करना चाहता है, लेकिन क्रिया करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हवा में क्रियाएं नहीं होती। मतलब हवा में भी हो सकती है ना, हवा में भी क्रियाएं हो सकती है ना, लेकिन अगर आपका माध्यम जो है वो अक्रिय हो, जहां क्रिया नहीं हो सकती, तो उस माध्यम में आप अभिक्रिया नहीं करवा सकते। तो उस माध्यम में केवल आप एंटी एरोमेटिक यौगिकों का पृथक्करण कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, उनका विभेदन कर सकते हैं। और ऐसे अक्रिय विलायक कौन से होते हैं बताओ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक पैसिव लेयर क्रिएट हो गई बेटा, जो इसको आपस में पास में आने नहीं दे रही। जैसे अपन चुंबक को चुंबक के पास लेके जाते हैं, या तो आकर्षित हो जाती है, दूर चली जाती है। अब जब दूर जाने वाली सिचुएशन में अगर अपन ने नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के समांतर रख दिया, तो जब अपन उसको पास में लेके जाएंगे तो कितनी कोशिश कर लो आप, नहीं आएगा वो पास में, चिपकेगा नहीं वो, उसके बीच में एक लेयर क्रिएट हो गई। वही वाली सिचुएशन इसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक पैसिव लेयर क्रिएट हो गई। ऐसे उदाहरण बताओ जो अक्रिय विलायक हो सकते हैं। तो भैया दुनिया में ऐसे उदाहरण, एक तो हमारा जो है नोबल गैस हो जाती है, जैसे जिनोन है ना, जिनोन ले लो। जिनोन वगैरह जो है हमारे कैसे होते हैं बेटा? अक्रिय विलायक होते हैं। जिनोन वगैरह हमारे अक्रिय विलायक होते हैं। बात समझ में आ रही है? और बताओ, और बताओ, सोचो, बताओ, सोच के बताओ, चलो। हाँ भाई सोचो, सोचा? देखो जिनोन हो सकता है, नाइट्रोजन गैस। अरे भैया पृथ्वी पर अधिकतर तो नाइट्रोजन गैस ही है। अगर क्रिया करती होती किसी के साथ, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। -945 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा निकलती है। 945 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा निकलती है जब नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भी कैसी होती है बेटा? अक्रिय होती है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था बेटा? चौथा पॉइंट था, जिसमें एंटी एरोमेटिक यौगिकों को हम पृथक्करण कर सकते थे। एक और पॉइंट है बेटा, इधर देखो आप, पांचवा पॉइंट क्या है बेटा अपने लिए एंटी एरोमेटिक के लिए, कि साहब एंटी एरोमेटिक यौगिक को और कैसे अलग कर सकते हैं सर, और कैसे हम एंटी एरोमेटिक यौगिक के एग्जिस्टेंस को दिखा सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए अगर हम एंटी एरोमेटिक यौगिकों के टकराव को कम कर दें, कोलिजन को कम कर दें, और कोलिजन कम कैसे होगा बेटा? अगर उसकी गतिज ऊर्जा को कम कर दें, काइनेटिक एनर्जी को कम कर दें, ठीक है। अगर हम उसकी गतिज ऊर्जा को कम कर दें तो उसके टकराने की संभावना कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा को अगर आपको कम करना है तो किसके साथ खेलना पड़ेगा? टेम्परेचर के साथ खेलना पड़ेगा, तापमान के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आपने तापमान को बहुत कम कर दिया तो बताओ गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। और उस केस में हम एंटी एरोमेटिक यौगिकों को विभेदन कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं, एंटी एरोमेटिक यौगिकों को एग्जिस्ट करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एंटी एरोमेटिक यौगिकों को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें तापमान को बहुत कम करना पड़ेगा। कितना? 4 केल्विन। समझ रहे हो? 4 केल्विन। जम गए तुम तो निपट गए वहीं, जम गया तुम्हारा खून खट देने से और आ गया तुम्हें अटैक, वहीं निपट गए। और ये 4 केल्विन बेटा ऐसे संभव नहीं है, ये संभव है प्लूटो पे। इसीलिए तो हम यहाँ अर्थ पे रहते हैं, प्लूटो पे नहीं रहते, क्योंकि प्लूटो पे रहते होते तो फिर रहते ही नहीं, लाश होते हैं वहां। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पांचवा पॉइंट क्या है बेटा? पांचवा पॉइंट एंटी एरोमेटिक यौगिक, एंटी एरोमेटिक यौगिक को एग्जिस्ट कराने के लिए गतिज ऊर्जा कम करना होगा और उसके लिए तापमान को 4 केल्विन करना होगा या उससे कम, जो केवल प्लूटो पर संभव है। प्लूटो पर संभव है। देखो बेटा अपन ने बिल्कुल देसी भाषा में लिखा है, ठीक है, किताबी तरीके से नहीं लिखा, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, जिससे हमें चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। समझ में कैसे आएगी? एंटी एरोमेटिक यौगिकों को एग्जिस्ट कराने के लिए गतिज ऊर्जा को कम करना, और गतिज ऊर्जा कैसे कम होगी? तापमान को कम करके कम होगी, और जो कि प्लूटो पर संभव है। तो एंटी एरोमेटिक यानी कि हम तो नहीं कर सकते, तापमान कम करके अलग। बात समझ में? अब कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल, एक और पॉइंट बना के लिख देता हूँ। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो एंटी एरोमेटिक यौगिक होते हैं, लेकिन वो द्विलकीकरण नहीं दर्शा पाते। उसका कारण क्या है? मोटापा। जैसे मेरा बड़ा हुआ है अभी फिलहाल,
ठीक है। तो मोटापा क्या है बेटा, इधर देखो आप, ये एंटी एरोमेटिक यौगिक है बेटा, ठीक है। जब ये दूसरे एंटी एरोमेटिक यौगिक के साथ क्या करना चाहेगा, द्विलकीकरण करना चाहेगा, तो बेटा कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लगे हुए हैं ना समूह, मतलब एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-4 कार्बन का गुच्छा, पहले कार्बन बहुत बड़ा है, फिर उसके साथ हाइड्रोजन और लगे हैं, वो भी कैसे, चतुष्फलकीय ज्यामिति में, ठीक है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में लगे, मतलब पूरा पेड़ का इतना बड़ा गुच्छा लगा हुआ है। तो ये समूह और ये समूह कैसे होंगे बेटा, सुमो समूह। सुमो सुना है तुमने, मोटे आदमी जो कभी भी गले नहीं मिल सकते, क्योंकि गले मिलने जाएंगे तो पहले पेट टकरा जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे वही जो सफेद कलर के वो पहनते हैं ना, बस वही पहन पाते हैं और कुछ नहीं पहन पाते वही। तो ये सुमो समूह है बेटा, और सुमो समूह होने के कारण पहले ही इन दोनों में विकर्षण आ जाएगा, तो इन दोनों में भयंकर रूप से विकर्षण के कारण यहाँ सिग्मा बंध बनने की संभावना होगी ही नहीं, इसलिए ये द्विलकीकरण, डाइमराइजेशन नहीं दर्शाएंगे, द्विलकीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ये एंटी एरोमेटिक यौगिक के रूप में ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? या फिर ये ऑक्सीकारक की तरह या अपचायक की तरह व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन द्विलकीकरण तो नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई आपको? तो आज अपन लोगों ने बेटा क्या पढ़ा, आज अपन लोगों ने एन्युलिन के बारे में चर्चा करी। एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। एरोमेटिक टॉपिक में अपन ने क्या क्या देख लिया बेटा, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। फिर हमने देखा आज के लेक्चर में एन्युलिन क्या होते हैं। एन्युलिन वापस से मैं बता रहा हूं आपको, एकल चक्रीय यौगिक जिसमें पूरी परिधि पर एकांतिक रूप से पाइबंद आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एन्युलिन बोलते हैं, जिसको वर्ग कोष्ठक में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या से दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, महत्वपूर्ण बिंदु एंटी एरोमेटिक के, जिसमें हमने ये देखा कि एंटी एरोमेटिक यौगिक जो है अस्थायी है, और उसको स्थायी बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकता है, अपचायक की तरह व्यवहार कर सकता है, द्विलकीकरण कर सकता है। बात समझ में, कुछ भी कर सकता है वो। अगर उसको विभेदन करना है, उसका पृथक्करण करना है, तो एक ही तरीका है, अक्रिय विलायक में डाल दो, वरना फिर टेम्परेचर कम करो, जो भी तुम भी निपट जाओगे। ठीक है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो घर जाके, ठीक है ना। एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल उठा के उसको ट्राई करो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ते रहो बेटा, और क्वेश्चन लगाते रहो। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलूंगा मैं आपको। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे मीजोमर प्रभाव की, और मीजोमर प्रभाव पढ़ के आना यार एनसीईआरटी से पहले। बात समझ में आ रही है? एक बार तुम पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में तुम एक पूरा वो बनाओगे, ऑरा बनाओगे उस टॉपिक को लेकर, फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर देखना तुमने क्या मिस किया या तुमने क्या गेन किया। बात समझ में आई क्या? सिंपल है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।